हाय स्टूडेंट, आज ये स्टैटिस्टिक चैप्टर का तीसरा और लास्ट लेक्चर है और आज के दिन ये लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर हमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो जब दोनों एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने का रहता है तो हमें सिर्फ हिस्टोग्राम के बारे में सोचना है। अब हिस्टोग्राम के बारे में सोचना है मतलब क्या? तो हिस्टोग्राम में क्या चाहिए? क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कंटिन्यू क्लास है तो टेबल की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ करने ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो उसके लिए आपको 3 कॉलम का टेबल बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्लास कंटिन्यू है तो मैं डायरेक्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, हिस्टोग्राम के साथ मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में देखो, हम लोग ऊपर से एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क लेते थे और नीचे से भी एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क लेते थे और उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता था। तो अब लोग यहाँ पे तो अभी क्लास मार्क यूज नहीं कर रहे, तो उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास ऊपर से और एक नीचे एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 32, 38, 28 2 का डिफरेंस है, तो इसमें से 2 माइनस करूंगा तो 20 आएगा और इधर से माइनस करूंगा तो 18 आएगा। इधर 2 प्लस करूंगा तो 34 और इधर प्लस करूंगा तो 32। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्लास हम लोग को मिल गए। अभी ये जो क्लासेस है वो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर रहा हूँ। तो क्लासेस शो करते हुए मैंने क्या बोला था, पहले क्लास का लोअर लिमिट और बाद में सब अपर लिमिट आपको लाइन में लिखना है। तो लोअर लिमिट कौन सा है, 18 है, और बाद में सब अपर लिमिट लाइन से हम लोग लिखते जाएंगे 30, 32 एंड 34। तो ये क्लासेस हो गया। उसके नीचे हमें ये टाइम इन मिनट्स ये लिखना है। उसके बाद अभी फ्रीक्वेंसी जो है वो y एक्सिस के ऊपर शो करना है हमें। इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 है। मेरे पास यहाँ पे 11 लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11। तो मैं 2 का स्केल ले रहा हूँ, 2 के टेबल में नंबर्स लिख रहा हूँ 12 14 16 18 20 एंड 22। अभी यहाँ पे हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद अभी स्केल देखो, इधर हम लोग ने कितने का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मिनट्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, और इधर वाई एक्सिस के ऊपर भी 2 का डिफरेंस है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे स्केल आएगा। उसके बाद अभी क्रिंक मार्क के बारे में सोचो। इधर देखो डिफरेंस, पहला जो क्लास है उसमें 18 माइनस 0 18 आता है, और इधर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब इधर 18 का डिफरेंस, इधर 2 का डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा। हो गया। अभी हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चालू करते हैं। ये पहला तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, छोड़ दो। दूसरा कितना है, 20 से 22, 20 से 22, इसका स्केल हमारा फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये पहला 8 हो गया। उसके बाद कितना है, 16 तक हमें जाना है, तो ये 16 हो गया। उसके बाद 22 तक इसको एक्सटेंड करो 22, तो ये 22 का हो गया बार। नेक्स्ट 18 है, तो 18 का बार हो गया। उसके बाद 14 का बार, एंड लास्ट वन इज 12 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अभी इसी हिस्टोग्राम के ऊपर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शो करेंगे। तो कैसे, तो ये जो बार ड्रॉ किए हुए हैं हिस्टोग्राम के, उनका जो अपर पार्ट है उनके मिड पॉइंट को मार्क करो। बार के जो मिड पॉइंट्स है उनको मार्क करना। उसके बाद ये जो पहला बार है उसके पहले हम लोग ने जो एक्स्ट्रा क्लास लिया है उसका मिड पॉइंट उसको मार्किंग करना है हमें, और जो लास्ट वाला भी जो एक्स्ट्रा क्लास लिया था उसका भी मिड पॉइंट, इसको मार्किंग करके हम लोग यहाँ पे इनको स्केल से ज्वाइन करेंगे। देखो, हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो मिड पॉइंट लेना, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाओ। तो ये हो गया हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ही ग्राफ के ऊपर शो किए। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पाई डायग्राम है। यहाँ पे मैंने देखो बोर्ड के ऊपर 2 डायग्राम ड्रॉ किए हुए,
और ये डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा होगा। ये ज्योग्राफी का है और ये साइंस का है। ये ज्योग्राफी में द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ सरफेस, उसका ये डायग्राम है। ये साइंस का प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, इसका डायग्राम है। तो इसको हम लोग पाई डायग्राम बोलते हैं। ओके, अब ये जो डायग्राम है उसको पाई डायग्राम क्यों कहा जाता है? तो इसके अंदर ये जो शेप देख रहे हो आप, ये वाला शेप या ये शेप, इसको एक्चुअली मैथ्स में हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो सेक्टर का जो शेप होता है ना, वो एक फूड आइटम होता है। ओके, एक बेकरी आइटम है पेस्ट्री करके, समझ में आया ना, उसके जैसा। तो उसके जैसा जो पेस्ट्री आइटम, पेस्ट्री आपने देखा होगा, उसका शेप कैसा है, वैसा ही ये शेप होता है। तो पेस्ट्री के जैसा ही एक फूड आइटम होता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। तो वो जो पाई जो होता है ना, वो वेजिटेबल की, मतलब उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो वेजिटेबल भी हो सकता है या चिकन मटन वाला रहता है। तो उस शेप के साथ ये मैच हो रहा है, इसलिए हम लोग इस फिगर को पाई डायग्राम बोलते हैं। तो अभी पाई डायग्राम ड्रॉ करने का रहेगा, तो हमें क्या करना है? तो पाई डायग्राम के जो सम होता है पाई डायग्राम का, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये वाला एक सम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सम सब्जेक्ट के ऊपर है और उसके मार्क्स के ऊपर है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं पाई डायग्राम में। तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो हमें सर्कल के अंदर शो करना है, सेक्टर के फॉर्म में, इसके जैसा। ओके, तो अगर मुझे अलग अलग कंपोनेंट को सेक्टर के फॉर्म में शो करना है, तो सेक्टर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल चाहिए। जैसे ये वाला सेक्टर है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। ये वाला जो सेक्टर है उसका ये सेंट्रल एंगल हो गया, ये वाला जो पूरा सेक्टर है उसका ये वाला सेंट्रल एंगल हो गया। तो अगर मुझे सेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे उनका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, पाई डायग्राम का जो सम आएगा उसके जो वैल्यूज होते हैं उनको पहले आपको सेंट्रल मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए 3 कॉलम का टेबल ड्रॉ करने का, पहला जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए रहेंगे, दूसरा उनका वैल्यू दिया रहेगा, और तीसरा उसका हम लोग को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है, ऐसे 3। तो अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं उसके अंदर ये जो डिग्री में नहीं दिया, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे उसका डिग्री चाहिए, डिग्री। ओके, तो अभी हर एक को हम लोग ये जो मैं सम सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसके अंदर जो कंपोनेंट है उनके जो वैल्यूज है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का रहेगा तो एग्जैक्टली क्या करने का, तो पहले जो वैल्यूज दिए हैं उनका टोटल फाइंड करो आप। 0 0, ये सब 0 है तो ये 0 आ गया। 5 + 6 11 + 9 20 28 35 और ये 5 40 हो गए। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 400। तो अभी इसको थीटा में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में। तो क्या करने का, हर एक वैल्यू को, यहाँ पे जो हर एक वैल्यू है उसको हमेशा टोटल से डिवाइड करने का और मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके, हर एक वैल्यू को उस सम का जो टोटल रहेगा उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360। अभी 360 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये पूरा डायग्राम जो है वो सर्कल के अंदर शो करने वाले हैं, और सर्कल का जो एंगुलर मेजर होता है वो 360 होता है, इसलिए यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग इसका कैंसिलेशन क्या आएगा, इधर का एक 0 कट, इधर का एक 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा, तो 9 5 जा कितना हो गया, ये 45 डिग्री। अब ये दूसरा 70 डिवाइडेड बाय ये जो टोटल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 360। तो इधर भी सेम कैलकुलेशन, 2 2 0 कट हो गए, 4 1 जा 4 9 जा 9 7 जा 63 डिग्री। नेक्स्ट आएगा 80 बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360, इधर का एक 0 कट, ये 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा 9 8 जा 72 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है 90 बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये 0 कट, इधर का एक 0, 4 1 जा 4 9 जा 9 9 जा 81 डिग्री। नेक्स्ट है 60 बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360, 0 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा 9 6 जा 54 डिग्री।
बाद में आएगा 50/400 मल्टीप्लाइड बाय 360, 0 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा 9 5 जा 45। अभी हमारा ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे हम लोग ने जो डिग्री फाइंड किया है, एंगल मैच, सेंट्रल एंगल फाइंड किया है, ये सब वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है ये चेक करने का रहेगा। तो इनका टोटल करने का, इनका टोटल 360 अगर आ गया तो तुम्हारा ये जो सब कैलकुलेशन है वो सब राइट है। ओके, तो ऐड करके देखो, 5 + 4 9, 1 10, 12, 15, 20, 2 कैरी हो जाएगा, 2 + 4 6 + 5 11, 19, 26, 32 एंड 36। तो ये टोटल 360 आ रहा है, इसका मतलब ये सब कैलकुलेशन राइट है। समझ में आया बच्चों? अभी क्या करना है हम लोग को, ये जब सब जो कंपोनेंट के जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कल के अंदर शो करने। तो पहला एक सर्कल ड्रॉ करना, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना लेना है? तो सर्कल जो होता है ना, छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियस है वो 4 to 6 सेंटीमीटर के बीच में लेंगे। ओके, रेडियस 4 to 6 सेंटीमीटर के बीच में। तो मैं 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेके आपको ड्रॉ करना है। हम लोग 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करने का, एक रेडियस ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर ले लो रेडियस और सर्कल ड्रॉ करना। उसके बाद यहाँ पे पहले एक रेडियस शो करो, उसके बाद हम लोग ये लाइन वाइज मतलब नंबर वाइज क्या करेंगे, एक एक एंगल ड्रॉ करते जाएंगे। तो पहला कौन सा है, मैं अभी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, पहला 45 डिग्री। तो हम लोग प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे और यहाँ से काउंट करने का 10, क्योंकि नंबर प्रोटेक्टर के ऊपर दोनों साइड पे नंबर होते हैं। तो जो प्रोटेक्टर का जो साइड इस रेडियस को टच कर रहा है वहां से काउंट करो 45, इधर 0, इधर 10 20 30 40 और बीच में लाइन आएगा 45 का। तो ये 45 का लाइन ऐसे आएगा। तो ये हमारा एंगल कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट है 63। अभी 63 के लिए क्या करोगे, प्रोटेक्टर ऐसे रखना है, ये वाले लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रखो और यहाँ से 10 20 30 40 60 के बाद छोटा जो 3 लाइन है वो काउंट करो और 63 का एंगल ड्रॉ करो। उसके बाद 72, तो प्रोटेक्टर ये वाले लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर ऐसे रहेगा और इधर से काउंट करना 72 तक। तो ये 72 का एंगल हो जाएगा। उसके बाद 81, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखो ऐसे, ये वाले लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर और 81 का एंगल ड्रॉ करो। और उसके बाद इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर ऐसे रहेगा और 54 का 10 20 30 40 54 का एंगल ड्रॉ करो। ये कितना है, 81 डिग्री, ये 54 डिग्री। और ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपने आप 45 डिग्री का आएगा। ओके, मैं क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनका सब्जेक्ट का जो नाम है, पहला सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश, दूसरा कौन सा है, मराठी, देन साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लास्ट में यहाँ पे आएगा हिंदी। ओके, इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपका जो पाई डायग्राम है वो नीट और क्लीन दिखना चाहिए। स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट सम है ये आपके प्रैक्टिस सेट 6.6 का 5th सम है। इसके अंदर आपको पाई डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो अगर पाई डायग्राम आपको दिया रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। वापस देखो, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, देखो, a pie diagram shows the proportion of different workers in a town। एक टाउन है, उस टाउन में जो अलग अलग फील्ड में वर्कर्स लोग काम करते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, पूरे टाउन के अंदर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 10,000।
तो कभी भी देखो टोटल वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा ना तो ये सम हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब टोटल वैल्यू दिया रहता है, जैसे ये वाला जो सम है वो नंबर ऑफ वर्कर्स का है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे किसी भी सेक्टर का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी सम स्टार्ट कर सकते हैं टोटल वैल्यू दिया रहेगा तो। लेकिन अगर टोटल वैल्यू आपको नहीं दिया है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का या फील्ड का वैल्यू दिया है, तो जिस फील्ड का या सेक्टर का वैल्यू दिया है उसी फील्ड से या सेक्टर से हमें सम सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब उस फील्ड या सेक्टर से हम लोग टोटल वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, बाद में आगे का सम सॉल्व होएगा। ओके, अगर एक पर्टिकुलर फील्ड या सेक्टर का वैल्यू आपको पहले दिया है तो उसी फील्ड या सेक्टर के वैल्यू से हम लोग पहले टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में हम लोग आगे के सम सॉल्व करेंगे। तो ये वाले सम में तो हम लोग को टोटल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वो टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग पहला लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितना दिया है, 10,000। उसके बाद पहला क्वेश्चन है देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स लोग काम करते हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखेंगे। इधर नंबर ऑफ स्कोर के बदले हम लोग वर्कर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ, कौन सा है, कंस्ट्रक्शन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल टू क्या आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट के बदले उसका नाम लिखने का, क्या है कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन। सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ, स्कोर के बदले वर्कर्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अभी इधर कंस्ट्रक्शन का वैल्यू कितना दिया है, 72 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू कितना है 10,000। 0 0 कट, 36 1 जा, 36 2 जा, 2 into 1000 करेंगे तो 2000 वर्कर्स। मतलब इसका आंसर आएगा देयर आर 2000 वर्कर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का तो सेम इसके जैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन के बदले क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू, इधर क्या आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्या आएगा 360 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इनका वैल्यू हम लोग डालेंगे इक्वल टू, इधर सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एंगल कितना है 36 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो इधर का एक 0 कट, 36 1 जा, 36 1 जा, तो ये आंसर आएगा 1000 वर्कर्स। तो अभी तीसरा सम जो है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन में काम करने वाले वर्कर्स है उनका परसेंटेज निकालना है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड किया था। अभी थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं, परसेंटेज ऑफ वर्कर पूछा है। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स रहेगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखने का, लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो ये दो फॉर्मूला में ये वाला पार्ट सेम आएगा, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के बदले 100 लिखने का उधर, क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो पहला जो नंबर है उसको टोटल नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। जैसे आपका अगर परसेंटेज निकालने का रहेगा, आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से आपको अगर 18 मार्क्स मिला और उसका परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे लिखते हैं 18/20, मतलब 18 आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है।
यहाँ पे अगर हम लोग को ये वैल्यू परसेंटेज में निकालना है तो इधर नंबर ऑफ वर्कर्स के बदले हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आएगा परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन इक्वल टू क्या आएगा, ये तो सेम आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 100, इधर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के बदले 100 लेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल प्रोडक्शन का कितना है 90 डिग्री है, बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, बाद में 4 1 जा 4 25 जा, तो इसका आंसर आएगा 25%। इसका मतलब 25% वर्कर्स आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पूरे जो टाउन में जितने वर्कर्स लोग काम करते हैं उसका 25% वर्कर्स सिर्फ प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 6.6 का 6 सम है। इसके अंदर एक फैमिली का एनुअल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹2000 देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी पहले सम में आपको मैंने जैसे बताया था, अगर टोटल वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कहीं से भी सम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर से, लेकिन ये वाले सम में टोटल वैल्यू दिया नहीं है। ये जो सम है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में है, तो सब सेक्टर में मिलके टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है उस फैमिली का वो दिया हुआ नहीं है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए उन्होंने कौन से सेक्टर का वैल्यू दिया है, तो शेयर का वैल्यू दिया है। ओके, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹2000, तो अभी शेयर का वैल्यू दिया है, इसलिए हम लोग शेयर ये वाले सेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे सम को। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अभी हम लोग को थोड़ा चेंज करके लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर के बदले हमें लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इक्वल टू उधर क्या आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर बाय 360 मल्टीप्लाई, उधर टोटल नंबर ऑफ स्कोर के बदले क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अभी हम लोग को वैल्यू ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना दिया है 2000। सेंट्रल एंगल, शेयर का सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इधर चाहे तो कैंसिलेशन कर रहा हूं, 6 1 जा 6 6 जा, तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फैमिली इज 6 2 जा कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। उस फैमिली का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है पूरे साल का 12,000 रुपीज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये सेम इसके जैसा लिखेंगे, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट लिखा तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट इन बैंक, उसके बदले हम लोग थोड़ा क्या लिख रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इक्वल टू क्या आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका वैल्यू सेंट्रल एंगल डिपॉजिट इन बैंक कितना आएगा 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया था 12,000। तो कैंसिलेशन हम लोग इधर ही कर रहा हूं मैं, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा, और इधर आएगा 4 1 जा
4 3 और 30, तो ये कितना हो जाएगा 3000, मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक कितना हो जाएगा रुपीज 3000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनमें कितना डिफरेंस है, मतलब ये वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया। तो हम लोग पहला उनका दोनों सेक्टर का इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, ओके, और बाद में दोनों में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। तो पहला इसके जैसा क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन, थर्ड क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इधर आएगा सेंट्रल एंगल, इमूवेबल का सेंट्रल एंगल कितना है 120 बाय 360 मल्टीप्लाई कितना आएगा 12,000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000। तो ये 0 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा, बाद में 3 1 जा 3 4 जा, तो ये आंसर आएगा 4,000 रुपीज, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है 4,000। अभी इसको हम लोग को किसके साथ कंपेयर करना है, म्यूचुअल फंड के साथ। ओके, तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इक्वल टू क्या आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड का सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो इधर का एक 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, बाद में 6 1 जा 6 2 था 6 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज। ओके, तो म्यूचुअल फंड में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 2,000। तो अभी ये दोनों में डिफरेंस कितने का है वो फाइंड करते हैं। डिफरेंस इज 4,000 माइनस 2,000, इसका मतलब आंसर आएगा 2,000 रुपीज। तो इसके बाद वो स्टेटमेंट लिखने का है, उन्होंने पूछा है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो कितना ज्यादा किया है 2,000 रुपीज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है पोस्ट में, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करके दे रहा हूँ, इधर ही फोर्थ वाला इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इक्वल टू क्या आएगा, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट आएगा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद उसका कैलकुलेशन, पोस्ट का सेंट्रल एंगल कितना है 30 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 12,000। तो इधर से एक 0 कट किया, 3 1 जा, इधर 3 1 जा 3 2 जा 12 आएगा, बाद में 12 1 जा, इधर भी आएगा 12 1 जा, तो आंसर आएगा 1,000 रुपीज। तो पोस्ट ऑफिस में उसने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है ये खत्म हो रहा है।